छान मारा, लेकिन शवाल की जो बहुत दूर दराज लंबी सुरंगें थी उन तक वो भी ना पहुंच सके, और उन्होंने उस इलाके को बिल्कुल मैं समझता हूँ अपने कंट्रोल में ना ले सके। वहाँ अब भी वो जिरगा सिस्टम था, उन्होंने इनको इनके रहम अपना जिम्मे छोड़ दिया। कर्नल साहब हमारे साथ खबर नहीं, हाशमी साहब लाइन पर, उनसे जरा पूछते हैं कि कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। हाशमी साहब सवाल करते हैं आपसे, बताइए फिर मैं करूंगा। जी जी, मेरा तो कर्नल साहब एक ही सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता ये हमला कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान को इसके क्या माशी और सियासी या किसी भी किस्म के जो नुकसान आता क्या हो सकते थे जो दुश्मन चाहता था? दुश्मन का असल टारगेट क्या था जो वो अचीव नहीं कर सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो उनका टारगेट था, आप देखें ना, अगर आप पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को कराची के अंदर अगर अटैक करते हैं और बड़ा वेल थॉट आउट प्लान के साथ आप मतलब, और आप उनके साथ देखें जो दहशत गर्दी का जो असलहा, गोला बारूद और दस्ती बम और सारा कुछ था, तो वन कैन वेल इमेजिन कि अगर वो इनसाइड चले जाते तो सर्टली एक तो देखे ना, ये ऐसे ही हो गया कि लाइक आप लंदन के स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे की स्टॉक एक्सचेंज है, अगर उस पर इस तरह का कोई अटैक हो जाए तो सर्टली वो तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पल्स जो है वो पूरी दुनिया में जाती है। और सर्टली जो आपके इवन सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स हैं उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि दुनिया की सवालिया नजरें एक लिहाज से उठ जाती। बट मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ आज का इंसिडेंट हुआ, आप इमेजिन करें ये टोटल कोई 7 से 10 मिनट के अंदर एवरीथिंग वाज वाइंड अप। और आप ये यकीन मानिए कि इवन आपकी मुसल्लह अफवाज की आप बात करते हैं या अब ओके रेंजर्स की भी बात करें, एफसी की बात करें, उससे हट के आप सिर्फ ये देखिए कि हमारी अपनी जो पुलिस है पिछले 18 सालों से जिस तरीके से वो दहशत गर्दी की जंग के अंदर वो उसने मुसल्लह अफवाज का साथ दिया, और फिर उनकी जो आप कहते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग हुई, जिस तरीके से उन्होंने उनको टैकल किया, जिस तरीके से उन्होंने उन दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, मेरा ख्याल है हमारे लिए इंतहाई सेटिस्फाइंग है। बट एट द सेम टाइम खावरिन हाशमी साहब, मेरा ख्याल है कि हमें मैं आज बड़ा हैरान हूं कि आज जब ये सारी सिचुएशन है और इतना बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मुआशी हब के ऊपर, और पाकिस्तान का वो जगह जहां से आपका बिल्कुल एक बैरोमीटर आपकी तजारत का एक लिहाज से ऊपर नीचे होता है, स्टॉक एक्सचेंज की आप ये बात करते हैं, और ये बैरोमीटर है बेसिकली आपकी इकोनॉमी का एक एंगल से अगर देखा जाए तो, और उसके पूरे दिन के अंदर आपने जिस तरह की सियासत, जिस तरह की बयानबाजी, मैं कहता हूं कि आज का दिन मेरा ख्याल है ऐसा था कि इट वुड हैव बीन एक मैराथन ट्रांसमिशन हो जानी थी, मीडिया के ऊपर भी हो जानी चाहिए थी, और आज के दिन में किसी तरह की कोई ऐसी कोई अपोजिशन की तरफ से कोई सवाल ना आता। वो बात ठीक है, लेकिन हम थोड़ा इस पर फोकस इसलिए रहेंगे कि ये कोई एक पिछले दिनों तो आपने देखा कि रेंजर पर भी हमले हुए थे, आज वजीरिस्तान की चौकी पर भी एक ही दिन में हो गया, और इस तरह लाड़काना गोट की कराची में था, तो थ्रेट तो था। अब ये कि साथ ही आपको पता है बीबैंक प्लाजा है, ऐसी रश वाली जगहों पर इतनी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से ये कोई रो है, कहाँ से ये परेड हो रही है, आगे क्या समझते हैं कि ये कौन किस किस इलाकों में ये चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपेक्टेड क्या है? ज़ाहिर अब इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ इससे आगे भी सोच रही होंगी जहाँ जहाँ हमारे सेंसिटिव पॉइंट हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात साहब, हमें एक चीज़ का जहन में रखना है कि जो कुछ लद्दाख में इंडिया के साथ हो गया, जो उस मुल्क के अंदर अलादगी की तंजीमें जिस तरह काम कर रही हैं, अलादगी की तहरीकें चल रही हैं, ऊपर की तरफ चले जाएं, 7 सिस्टर्स की तरफ जो सारी सिचुएशन है, कश्मीर में आप देखें जो इतनी इंतहाई अबतरी की हालत है, वहां पे इस वक्त उनके 8 लाख के करीब मुसल्लह अफवाज मौजूद है, तो ये एक एफर्ट आप कह सकते हैं। और उन्होंने पूरे जो वसाइल उनके जो पूरे जो आप समझते हैं कि जिसके ऊपर उनके जो एसेट्स हैं वो उन्होंने एक लिहाज से सारे इन्वॉल्व कर दिए, चाहे आप कराची की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करें, यही मैं बात कर रहा था, क्योंकि देखिए जब उनको शिकस्त हो रही है उधर चाइना की तरफ से, कश्मीर में इतनी देर बाद भी वो वहां काबू नहीं पा सके, और दूसरी जगहों पर भी उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो फेस सेविंग भी तो उस हुकूमत ने करनी है यहाँ पाकिस्तान में अनरेस्ट कायम करने के लिए, तो वो पूरी ताकत से यहाँ मौजूद है। देखिए बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन आप एक चीज का जहन में रखें, अगर आप चंद साल पीछे चले जाएं तो 3 साल 4 साल पहले की बात है, आप देखिए मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर
ये खुद कुछ बम्बार घूम रहे थे, धमाके हो रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, एक निहत्ते अवाम के ऊपर, एक जिसको आप कहते हैं कि ऑलमोस्ट क़यामत का समा था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर पिछले चंद सालों के अंदर जिस तरह ये आप नी मुसल्लह फौजी दस्ते हैं, पुलिस की बात करें, एफसी की बात करें, और साथ ही फिर आप रेंजर्स के लिए आए, और फिर पाकिस्तान आर्मी की आप बात करते हैं, उसमें आपने एयरफोर्स को भी बीच में इन्वॉल्व किया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन आपने किया पूरे मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर, और स्पेशली ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, और उसके अंदर फिर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आपने किए, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने ऑलमोस्ट 98% तो इस दहशतगर्दी के काम को वाइप आउट कर दिया। लेकिन जो ओवरऑल आप इस रीजन के अंदर जो सिचुएशन उभर के सामने आ रही है, तो मैं समझता हूं कि हमें यस वी हैव टू बी मोर अलर्ट। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इवन ये पिछले कोई 2-3 महीनों से ये ताबड़तोड़ ये कोशिशें हैं इंडिया की, और बिल्कुल वो अपने एसेट्स को यूज कर रहा है, और जिस तरह की सिचुएशन आपको BLA के अंदर नजर आती है, और अफगानिस्तान की सरजमीन आपको इस्तेमाल होती नजर आती है, और इसके बाद नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान की बात करें। लेकिन उसी के साथ देखें कि जिस तरह का नुकसान इससे पहले हमारा होता था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम अब उस सिचुएशन के अंदर नहीं है। आज ही की मिसाल आप ले लें, और बिल्कुल आपने ठीक तस्करा किया कि उसी के साथ आगे चल के हबीब बैंक की बिल्डिंग आती है, सर्टी और बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक तो आम लोगों के अंदर, और फिर उसी तरह जो गार्ड्स मुख्तलिफ तरह के हैं, और फिर आपकी जो पुलिस है, और फिर उनके अंदर वो जिस तरह की आप ये कह सकते हैं कि अस्करी महारत आपने बेहतर होते देखी है। उनका जो ट्रिगर कंट्रोल है, उनका जो फायरिंग कंट्रोल है, और उनका जो एक तो ये है कि कराची में इस इमारत को अंदर से जिन लोगों ने देखा हुआ है, उनका कहना है कि जब ये गाड़ी से उतरे तो पहला नौजवान जो है वो दाएं हाथ को मुड़ा। अगर दाएं की बजाय बाएं मुड़ता तो वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज के हाल में चला जाता, उसको रास्ते में हर्डल ना मिलती। इट मीन्स के उन्होंने सही तरीके से रैकी नहीं की होगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये सवाल है कि ये गाड़ी VIP लॉन्च सेक्टर तक पहुंची, VIP पार्किंग तक पहुंची, इनको VIP प्रोटोकॉल दिया गया। नंबर 3 कि बाहर के जो कैमरे थे वो सारे गायब हैं। क्या इन तमाम जो मैं 3 बातें आपसे की हैं, इनसे ये भी कोई चीज सामने आ सकती है कि अंदर का कोई आदमी भी इनकी मदद कर रहा हो? मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, और मेरा ख्याल है कि अगर मैं आप जैसे इन सारी चीजें हमारे जहन के अंदर आती हैं, तो वो जो आ जाती है, तो दैट में बड़े कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव इस पर अपना नोट दिया है। इसका मतलब ये है, जिस तरह खबर नहीं हाशमी साहब ने ये कहा है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए, कैमरे क्यों बंद थे, वहाँ उनकी गाड़ी कैसे पहुंची। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जिस तरह अभी उन्होंने खुद ही कहा कि लेफ्ट अगर होते, तो ये मैं समझता इस पर गौर करना चाहिए। तो नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है, सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है। तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर।
मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सामने हूँ, हिम्मत इस दिल में। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरकार बजट 2020-2021 पास हो गया। देखिए, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने पार्टी के मेंबर्स को और अलाइज को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इशारा दिया, जो उन्होंने वहाँ बातें की वो ज़रा पहले सुन लेते हैं। आगे देखेंगे कभी भी रिफॉर्म आसान हो। रिफॉर्म का मतलब ही ये है कि आपने स्टेटस को के खिलाफ लड़ना है। तो जब स्टेटस को के खिलाफ आप लड़ेंगे, जो कि करप्ट निज़ाम से पैसे बना रहा है, वो आराम से तो नहीं आपको मौका देगा कि आप आके चेंज कर दें। कोई ताकत हमें हरा नहीं सकेगी जब तक हम अपने नज़रिए के ऊपर खड़े हों। हम हारेंगे तब जब हम अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मुझे भी कहा गया कि ये ना करो, जिस तरह और भी चीज़ों का आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में। बड़े आराम से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम
तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। देखें, नज़रिया जब तक, नज़रिए के ऊपर आपकी पूरा एक सपोर्ट बैंक, एक पूरा वोट बैंक सारे पाकिस्तान में आज खड़ा है आपके साथ। वो आपसे कोई उम्मीदें लगा के आया है। वो ये नहीं समझता कि आप पहले दिन कामयाब हो जाएंगे या 1 महीने या 1 साल के बाद, लेकिन वो तब तक मायूस भी होंगे। ऊंच नीच आती है, स्ट्रगल है ना, आपकी तो स्ट्रगल है। स्ट्रगल कभी भी सीधी लाइन में नहीं होती, ऊंच नीच होती है। कोई भी दुनिया में आप, कोई भी दुनिया के अंदर जो स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल प्लीज याद रखें कभी भी एक। खबर में अशरफ वज़ीर आज़म की तकरीर आप कल वाली दुनिया जो अशाइये में की, कई लोगों तो हेडलाइन भी कई अखबारात ने कि अशाइयों की सियासत है, अशाइयों का बजट, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ ने अपने घर में भी ऐसा ही एक अशाइया दे दिया हुआ था। ये पहली दफा हुआ है अशाइया वज़ीर आज़म देते हैं, बजट पास होने से पहले भी, बजट आने के बाद भी, मैंने कई दफा देखा। लेकिन ये बड़ा कम देखा कि उनके जो साथ अलाइज होते हैं वो अलहदा एक यानी अशाइये का इंतज़ाम करें, यानी उससे पहले कि जब तमाम अपोजिशन जमातें, मिस बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ साहब उनकी रिज़ाइन का मुतालबा कर रहे हैं, और वो ख्वाजा आसिफ साहब मिड टर्म इलेक्शन का कर रहे हैं, तो अपनी जो रूलिंग पार्टी है उनके अलाइज उस टाइम अगर अभी बजट पास नहीं हुआ तो मैसेज दुनिया को क्या देना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट कमजोर हो रही है और बजट शायद पास ना हो सके। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वजीर आजम ने एक और बात भी कही कि उनके खिलाफ साजिशें उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने चीनी माफिया पे हाथ डाला। तो मुझे लगता है कि वो इस जो सारी खिचड़ी पक रही है, इसमें वजीर आजम समझते हों कि शायद जहांगीर तरीन का भी हाथ है। नंबर 2, काफ लीग ने जो कल इतवार को इशाइया दिया, उसकी तैयारी कई दिनों से जारी थी। वो उन्होंने सफाई दी है ना जी, उसकी कई दिनों से जारी थी, और उसमें 7 बंदों की तैयारी जारी थी। उसमें सिवाय पीटीआई के तमाम अलाइज को आपने मधु किया, आपने फमीदा जीडीए को भी आपने किया, आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, जलाल को भी। आपने उन तमाम अरकान को भी मधु किया, पीटीआई के आजाद राजा रियाज टाइप को भी, और पीटीआई के अपने जो एमएनएज है जो जिनकी तादाद 12 के करीब बनती है, और वो आपने समझा कि ये तो हमारे पास आ जाएंगे, आपने उन 12 को भी इतला दी। और वजीर आजम ने अपने इशाइये का जो ऐलान किया वो कल ही किया, इससे पहले नहीं। उनका मुमकिन है कि उन्होंने आगे पीछे देना हो, एक रवायत है वो देते हैं। लेकिन ये एक लड़ाई थी, मैं समझता हूँ सियासत का खेल था कि इस खेल में कौन फातेह होगा और कौन बड़ा खिलाड़ी होगा। और ये जो चौधरी बरादरान है, ये कुछ छोटे शिकारी नहीं है, ये बड़े शिकारी हैं। पहले लोग कहते थे कि ये पंजाब की शुगर में तो मोहम्मद सलीम का भी नाम आया हुआ है। हाँ, नहीं, वो बात मैं ये बता दूं कि पहले लोग कहते थे कि शायद परवेज इलाही पंजाब का वज़ीर आला बनना चाहता है। अब नई गेम में लोग कह रहे हैं कि परवेज इलाही मुमकिन है कि कोई नया सेटअप चाह रहे हों और उसमें वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हों। पर तो पाबंदी कोई नहीं, सियासत है, सियासत पे कोई पाबंदी नहीं है। एक चीज तो तय है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो ताल्लुक था वो पंजाबी में वो कहते हैं टूट गई तड़क करके, वो इस तरह टूटी है। अच्छा खबर साहब, मुझे ये सियासत में मुझे सिर्फ ये बता दें, आप ये बात करें, मुझे सिर्फ ये बता दें, वो कहते दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं। जब कोई अलाइज को हुकूमत बनती है तो कभी आपने अलाइज को गवर्नमेंट को डिफेंड कर दे देखा? उसी तरीके से ये वेट में रहते हैं कि कभी हुकूमत बहरान का शिकार हो और हम इसको तंग करें और अपने जो मफादात हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने महलों से निकल के बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों पर बैठ के गरीबों के हकूक के लिए कल और परसों से परेशान थे और ये बाकायदा उनके हकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि इस मुल्क में गरीब का बेड़ा गर्क हो गया है। तो फिर मुझे बताइए कि फिर इस असम्बली में जहां बजट पास हो रहा था उस वक्त इनकी तादाद कितनी थी? 41 वोटों से बजट पास हुआ है, यानी तादाद ज्यादती से। पिछले साल 29 था, इस वक्त 41 है। इसका मतलब यह है कि ये लोग सिर्फ अपने
लीडरान को बचाने के लिए, उनको करप्शन के केसेस से कोई रियायतें लेने के लिए। आसिफ अली जरदारी साहब वो वीडियो लिंक से भाग रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर बाहर हैं, इनका अवामी जरा कोई मसला तो बता दो अगर है तो कोई, यानी अगर आपको कोई नजर आता है तो मुझे बता दे। यानी इनमें सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अरबोपति हैं, और कहाँ बात करते हैं गरीबों की, या बजट में कोई बात इन्होंने की हो, कोई कट मोशन दी हो। ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं कि बजट सेशन का जब आखिरी दिन था उस दिन भी बजट पे बहस नहीं हुई, और जो कटौतियां वगैरह पेश की थी अपोजिशन ने मुस्तरद करके बजट पास हो गया। एक तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपने सवाल किया बजट पास होने का, उसका जवाब आप हमारे पहले दूसरे प्रोग्राम में दे चुके हैं खुद। आपको याद होना चाहिए कि आपने कहा था कि बजट ने तो पास होना ही होता है जी, उसमें अदारों का भी बजट होता है, ये आपके अल्फाज नहीं, उनमें तो कट मोशन दी जा सकते हैं, दूसरे अदारों में एजुकेशन हेल्थ में बढ़ोतरी के लिए कहा जा सकता है, तजावीज दी गई, वो मुस्तरद कर दी गई, तजावीज दी गई। नहीं, अपोजिशन पूरे जानबूझ के नहीं लेके गई, बारगेनिंग करती रही, सौदाबाजी करती रही। इमरान खान का बयान पढ़ ले, उन्होंने मैं 8-10 बंदों को थोड़ी रियायत दे दूं, और यही वो रियायत चाहते थे। मुझे बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी जो कल कह रहे थे नालायक, बस 1-2-3 उन्होंने लफ्ज रटे हुए हैं। अगर मसलन उनकी तरफ से, मैं शाइस्ती तो वैसे ही खत्म होती जा रही है, एक नौजवान लीडर है, एक अच्छी पार्टी का लीडर है, अच्छे ये लफ्जों को यूज करना चाहिए। अगर उनकी तरफ से वैसी बातें आए तो ये सियासत में फिर रोल मॉडल कैसे होंगी जी, मुझे बताइए। तो रोल मॉडल कौन है आपका? होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। नहीं, वज़ीर आज़म है, वो भी नहीं है। मसला ये है कि अगर वो यही है कि अगर बुरे नाम रखेंगे। आपको पता है कि आपके वज़ीर इत्तलाआत जो है ये शबरी फराज साहब, इनसे कल पूछा गया कि ये जो इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया है, क्या ये उनकी जुबान फिसल गई थी? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नहीं, ये उनके नजरियात हो सकते हैं, ये हमारी क़यादत है। अच्छा, वो एक बड़ा कंट्रोवर्सी, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मसलों को बार बार ये नेशनल इशू इसलिए नहीं है कि मुझे बताइए जो उसामा मैं समझता हूं उससे किसी ने पैसे लिए थे, उसामा बिन लादेन से पैसे नगद किसी ने लिए थे? वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे थे कि जी अब मियां शहबाज शाह की बीमारी से कांप रही है, कहते हैं कांप रही है, तो उसे पूछे आपकी वालदा, आपके नाना, उन लोगों के साथ क्या क्या हशर लोगों ने किया, आप लोगों को क्या धोखा देना? आपके जज्बात का बड़ा इल्म, मैं बड़ा एहतराम करता हूं मैं आपके जज्बात का। ये धोखा ना दे, नहीं देते धोखा, ये इनको मारेंगे, इनको मारेंगे। अच्छा। मैं समझता हूं कि काफ लीग ने जो गेम खेली वो कामयाबी के इम्कान से खेली थी, और काम उसकी जो बुनियादी बात थी उसका ख्याल था कि लोग नाराज हैं, पीटीआई के खुद अरकान नाराज हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे, हम बजट को शायद पास ना होने दें। एक बात। नंबर 2 मैं समझता हूं कि इस गेम में नून लीग भी शरीक थी। नून लीग कैसे पार्टी ने जवाब तलब भी की है, जवाब तलब भी किया पीपल पार्टी ने नून लीग से कि आपने फाइनेंस बिल पर जो तकरीर की है वो वजाहत करें। आप सुन लें, शाहद खाकान अब्बासी का फरमाना है कि 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, हुकूमत, अपोजिशन, फौज, अदलिया और मीडिया पर मुश्तमिल एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने तजवीज दी है ताकि ये तय किया जा सके कि हुकूमत चलानी कैसे है, और नए इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होते। मैं समझता हूं कि शाहद खाकान अब्बासी ने भी एक कौमी हुकूमत की तरफ इशारा किया। ऐसे ही उसने तो कल भी कहा था जब ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार माइक उनसे लेके, यानी ये मैंने नहीं कभी देखा कि इतने सीनियर लीडर बैठे हों तो बारी के बगैर बार बार माइक एक दूसरे के हाथ से छीन रहे हों। तो जब उन्होंने ये कहा कि भी उनको रिज़ाइन करना चाहिए तो उन्होंने कहा हम आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यही बार बार कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, यानी मुराद आप जो बात कर रहे हैं उसी तरफ जाती है कि इस हुकूमत को जो भी नेक्स्ट कोई फॉर्मेशन बनती है, फॉर्मेशन को चलाना चाहिए ताकि जमहूरियत डी रेल ना हो सके हमारी लड़ाई की वजह से। कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए ताकि कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये सियासत तो होती रहती है,
اب دیکھیے جب وزیر اعظم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی کاف لیگ جو ہے وہ ایک ڈنر دے رہی ہے اور اس میں فلاں فلاں لوگوں کو بلا لیا ہے، پھر وزیر اعظم نے ڈنر کا اعلان کیا، پھر کاف لیگ سے رابطہ کیا گیا، کاف لیگ نے کہا جی ہمارا تو اپنا ڈنر ہے ہم نہیں جا سکتے، پھر ہمارے جو میڈیا ایڈوائزر ہے جنرل صاحب ایک ہمارے میڈیا ریٹائرڈ جنرل آسم صاحب نے بھی فون کیا کہ چلو تو آپ ایسا کریں کہ کوئی اپنی نمائندگی کے لیے ایک آدھ ایم این اے بھیج دیں، تو انہوں نے کہا کہ ساڈا ایک ایم این اے بھی نہیں آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب 1986 ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کیونکہ چودھری صاحبان کی یہ پرانی ہے، باہر جب تک یہ لوگ موجود ہیں اور اس کے باوجود کہ سینکڑوں ہزاروں فائل ان کی کھلی بھی رہتی ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ ہمارے پاکستان میں جو جمہوریت جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹے چھوٹے حصے دار، جس طرح پرگنوں کے مالک ہوتے ہیں، کسی کے 6 ووٹ، کسی کے 5 ووٹ، کسی کے 3 ووٹ، یعنی جب تک 2 پارٹی سسٹم ہی ہے کہ 1986 میں بغاوت کی تھی پرویز الہی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ اسلام آباد جا کے ٹک گئے تھے، پھر جب ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اس کا قلعہ مضبوط ہے، آپ کو پتہ ہے۔ چلے میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں کہ کیا یہ غلط ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ منفی ہو چکی ہے؟ اور کیا یہ غلط ہے؟ پاکستان کی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ سن لیں سوال تو سن لو، خدا کے لیے سوال سن لیں، پھر جو مرضی بولتے رہو، گھنٹہ بولتے رہو، کہ اگر یہ منفی ہو چکی ہے تو آپ نے بتانا ہے، اور پاکستان کا دوسرے ممالک سے موازنہ نہ کیجئے گا، پاکستان کے اندر رہ کے بات کیجئے گا۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہوں کہ دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا، 2 مختلف سوال ہیں میرے، کہ ایک طرف عمران خان صاحب نے 22 سال تک ایک جدوجہد کی اور 22 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی کوئی ٹیم کسی بھی شعبے میں نہیں بنا سکے، کیا یہ غلط ہے کہ 2 سالہ حکومت کے دوران بھی باوجود بھی وہ اپنی ٹیم بنانے میں کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے؟ دیکھو اس سسٹم میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں، میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو بڑے ادب اور احترام سے بلکہ ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اس ملک میں ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ سارا ملک لوٹ کے جائیں اور اس گاؤں کی رضائیاں اور جانور بھی لے جائیں اور اناج لے جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ کہاں جائیں گے؟ آپ ضمانت کرا کے آ جائیں، آپ بہت اچھے اچھے وکیل کر لیں، آپ پروسیکیوشن کو خرید لیں، سرکاری افسروں کو خرید لیں۔ یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا 80% لوگ جیلوں میں نہیں ہیں؟ سسٹم کی خرابی ہے جو ملک آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور جس ملک میں بھی انصاف نہیں ہوگا ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مجھے بتائیے انویسٹیگیشن ایجنسی جس کو نیب کہتے ہیں، جو انہوں نے نہیں بنائی، سارے کیسز تو مشرف دور کے ہیں، یہ شاہد خان عباسی پر بھی پرانا ہے، پرویز اشرف پر بھی پرانا ہے، جب وہ کہتے ہیں جی وہ تو بری ہو گیا، اب عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے، بھی ہو گیا بری، جس نے کیا ٹھیک ہے، عدالتیں آزاد ہیں۔ لیکن یہاں آپ یہ تو اندر آپ ذرا جھانک کے دیکھیں، سوال اپنے آپ سے کبھی کر لینا اکیلے کہ یہاں کسی بڑے آدمی کو سزا اگر نہیں ہوتی تو پھر یہاں بے شک جو مرضی بندہ آ جائے، سزا نہ ہوگی تو پھر چوری سے کوئی نہیں روک سکتا، چوری سے نہیں رکتا تو ملک کو گھن لگ جائے گا، گھن لگ جائے گا تو ترقی رک جائے گی۔ مجھے بتائیے یہ سارے معاملات ہیں، اب لوگ بالکل سرنڈر کر کے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں کسی کو سزا نہیں ملتی۔ اچھا ایک اور سوال میرا، میں جانتا ہوں کہ آپ اچھا اس پر ہم پھر بات کنٹینیو رکھیں گے، بریک کے بعد ہم جا رہے ہیں، بریک ہمارے ساتھ رہیے کہ بات کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में
अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन, क्या है आउट, कौन होगा हीरो, कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। नेशनल असेंबली में पीपल पार्टी और नून लीग का इस वक्त इत्तेहाद और प्यार देखने वाला है। जरा हम एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर खबर नहीं हाशमी साहब से जरा सवाल करेंगे। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सिवाय वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहां रहते ही नहीं? चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करते हैं, ना जरदारी के खिलाफ। हाशमी साहब, देखता जा शर्माता जा, आप क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं खिलाड़ी और पीपल पार्टी मिले हुए हैं, वो उनको बेईमान कह रहे हैं। जुल्फकार भुट्टो से चलने वाला सफर, ज़ियाउल हक की फांसी, ज़ियाउल हक ने जो फांसी दी जुल्फकार भुट्टो साहब को, बेनज़ीर को 2 दफा निकाला गया, साजिशें करके IJI, उसके बाद गलियों में घसीटना, क्या क्या बड़ा ही प्यार मोहब्बत है। क्या कहेंगे, क्या है ये? और लोगों को धोखा क्यों? ये आप सिर्फ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं दे सकते। ये पाकिस्तान की सियासत, कल तो ये इकट्ठे थे ना, बड़ा प्यार उनको। पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है, और वो लोग जो सियासत कहते हैं, वो लोग जो इमरान खान के बारे में बहुत तकरीरें किया करते थे, वो आज इमरान उसे भी शामिल कर लो। ये सियासत कहते हैं, की गोद में बैठे हुए, इसे सियासत कहते हैं। नहीं, नंगी फोटो फेंकना, फिर उनका बेटा बातें करे, सियासत कहते हैं। अवाम को धोखा देना सियासत कहते हैं। अवाम को कहना कि ये मुल्क दुश्मन है, मोदी का यार है, तो फिर मिल जाए तुझे। मुझसे आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? आप तबसरा करें। मैंने तो आपको बताया कि पाकिस्तान में ये मामलात जो है वो सियासत का महवर है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूं, शर्मनाक है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ठीक है, और सिंध में एक सरकारी तौर पर हुकूमत ने एक स्कूल का नाम जो है वो साबिक आला पुलिस अफसर शाहिद हयात खां के नाम पे मौसूम कर दिया है। और शाहिद हयात वो आदमी है जिसने मुर्तजा भुट्टो को कत्ल में मुलव्वस था और उसके पर्चे में वो नामजद था मेन मुल्जम के तौर पे। और उसी आदमी को जिसने शाहनवाज भुट्टो को मुबैना तौर पर मरवाया, उसी के नाम पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो स्कूल खोल रही है। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें आप बताएं क्या कहेंगे? इसमें मैं तो यही तबसरा करूंगा कि बेहयाई है वो ये है। मैं तो जो आपने अपने लीडर को, जो जिनको वो लीडर मानते हैं, जिनसे ताकत हासिल करते हैं, जिनका भी नाम लेते हैं, जिनका रोना रोते हैं, जिनको लोगों को इमोशनल करते हैं, वो फिर उन्हीं के कातलों को यानी इस किस्म फैसिलिटेशन करते हैं, रावण वार को भी फैसिलिटेशन करते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कौन सी आइडियल सिचुएशन है? इसका मतलब लोगों को सोचना पड़ेगा, आइडियल सिचुएशन की तरफ जाना पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूँ, जाना पड़ेगा। आज मैंने एक लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था मेरा, और मुझे अफसोस हुआ कि बच्चे जो हैं आज के, वो बच्चे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है,
जिनकी वजह से हम पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हैं, वो मायूसियों में घिरे हुए हैं और मुझसे सवाल कर रहे थे कि हम जब यूनिवर्सिटी से फारग होंगे क्या हमें कोई नौकरी मिल जाएगी। ये है असल बात, क्या हमें कोई नौकरी मिल जाएगी? जो जिन लीडरों की हम बातें कर कर थकते हैं कि ये सियासत है, ये सियासत नहीं, ये बेहयाई है, ये धोखा है, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। अगर आपके 65% जिस तरह अभी आप लेक्चर दे के यूनिवर्सिटी को दे के आए ना, कुछ छोटे आम अनपढ़ों को तो नहीं दे के आए, तो मसला यह है कि वो जब आपसे सवाल करते होंगे हमारा फ्यूचर क्या है, तो आप और मैं बैठ के इन लोगों को कहेंगे जी ये जमहूरियत ऐसी ही रहनी चाहिए, निज़ाम फिर बदलना पड़ेगा ना। इस निज़ाम के साथ चल के तो सिर्फ नालायक और बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटियां की तरक्की कर सकते हैं। और आज सिंध में एक और वाक़या है, उस पर आपका मैं टेक लेता हूँ। वो ये है कि क्या ये 18वीं तरमीम के बाद 5.5 पॉइंट तो वो आ गए हैं, जिस तरह मैं तो बिल्कुल उनको पढ़ लें बेशक, जो इंडिपेंडेंसी के हैं बांग्लादेश के, तो आज मुराद अली शाह ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि फेडरल टैक्सेस को मैं अपने मिनिस्टर एक्साइज कहता हूँ बंद करे, उसको जमा ही नहीं करेंगे, हम वफाक को जवाब दे दें। ये किधर जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने ये अगर कहा भी है अमली तौर पे मुमकिन नहीं है, ये बगावत के जुमरे में आता। अगर उन्होंने कहा है तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिर रोज फेडरल का फिर क्या रह जाएगा? उन्होंने असेंबली में खड़े होकर इस्तेजाज हुआ है। ये फिल्मी डायलॉग बोले जा रहे हैं ना, पाकिस्तान की सियासत जो है वो मौला जट फिल्म बन चुकी है जी, जो जिससे यानी अहम तरीन बात करेगा लोग उस पर वो सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी की जो लड़ाई है ना, वो लोग जो है वो ज़ियाउल हक के दौर से देख रहे हैं, वो आज तक चल रही है। अच्छा, अब जो बजट पास हो गया, अब मैं समझता हूँ कि अभी जिसको कहते हैं ना कि भी खतरा टला नहीं है, खतरे कभी नहीं टलते हमारे मुल्क में, किसी वक्त बयान होनी हो सकती है। मैं तो पाकिस्तान को खबर साहब हमेशा हैरत का समझता हूँ, हैरत का इस सेंस में कि यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। यानी यह है कि आप सीधा चल रहे हैं तो दिल चाह आप उल्टा चलना शुरू हो जाए, और वही जो लोग बड़े हैं मैं वो तो खैर गैर हैं, मिनट में हो जाते हैं। मैंने 1988 में जब देखा कि हमने वज़ीर आज़म जुनैद साहब को रिसीव किया एयरपोर्ट VIP लाउंज, और निसार में इकट्ठे खड़े थे, तो हम जब वापस गए अनवर अजीज और मैं वापस क्यू ब्लॉक में, तो ठीक 15 मिनट बाद मुझे बजर आई, कहने लगी कि हुकूमत ख़त्म हो गई है। तो वो लिफ्ट वाला भी हमें देख रहा था। ये मंदिर इस्लामाबाद ऐसे ऐसे देखता है कि अवामी खिदमत ही मैं समझता हूं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं किस वक्त खबर आ जाए कि ये हुकूमत भी नहीं, मैं इस तरह नहीं कहता, मैं इस तरह कहता यहाँ अक्सर होता रहता है, तो अक्सर क्योंकि हमारे सियासतदान आप देखेंगे नहीं, अल्टीमेट तो यही कहने का मतलब है ना यहाँ किस वक्त कौन किसके साथ मिल जाए, कुछ भी मुमकिन है। एक चीज मुमकिन नहीं है कि इस अवाम के मुतल्लक सोचना कम से कम इन सियासतदानों के बाद। लेकिन मैं जाते जाते गुजारिश करूंगा आपसे कि कम से कम मेरी दिली ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो है वो अपना टाइम पूरा करे। अब भी मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑल्टरनेट आपके पास नहीं है, मुतबादल आपके पास नहीं है, नए इंतखाबात आपका मुतबादल नहीं है, नई हुकूमत आपका मुतबादल नहीं है। जो भी नया आदमी आएगा वो इमरान खान से ज्यादा मसाइल में गिर जाएगा। अच्छा, हम तो बलीगी जमात वाले तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम मेरे ये आदत है कि मैं सच्ची गाल है, बड़ी दुखी दिल से ये कहता हूँ कि जहाँ हुकूमत का फर्ज है, अच्छी अवाम का भी ये फर्ज है कि हम लॉ अबाइडिंग हों, हम कानून की अमलदारी करें। क्या जब तेल सस्ता हुआ था किसी ने किराए कम किए, किसी ने सब्जी कम की, किसी ने आटा कम किया, किसी स्टोर वाले ने जब ये वबा फैली तो मास्क महंगे किसने किए? को अमेरिका ने किया आके, सैनिटाइजर जेल किसने बनाया? अवाम जो है उसको भी चाहिए अपने मुल्क को संवारने के लिए आगे बढ़े और थोड़ा सा स्टडी भी कर ले, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसी सहूलत फराहम करे कि लोगों को एक्सेस हो कि इंडियन फिल्में दिखाई जाएं कि वहां कितना जुल्म हो रहा है, वहां हमारी हालत क्या है मुसलमानों की। खुदा का फरमान है अल्लाह पाक परवरदिगार का कि मैं कौमों को उसी तरह के लीडर अता करता हूं जिस तरह की कौमें होती हैं। कौम को सीधे रास्ते पे आना पड़ेगा। ऐसे ही क्योंकि हम वैसे मुसलमान हैं, और मैं समझता हूँ मुसलमानों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम अपने तरीके से ही अच्छे काम करने की कोशिश करें, बल्कि हमारे सामने जब अस्पतालों में लाशें उठती हैं और ये वबा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, तो खबर नहीं, आपने आज बड़ी सैर असल इस पर मैं समझता हूँ कि इस पर अपना टेक दिया है। तो इस दुआ के साथ हम जाते जाते मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं तो सब लोगों को हाथ जोड़ के कह सकते हैं, और दूसरा जो अदारे बाख्तियार हैं उनसे कह सकते हैं कि रह रब दा ना, अदारों में इंसाफ,
गरीबों तक पहुँचाएँ और इस निज़ाम को बदलने के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर करें। तारीख में अमर हो जाएंगे वो लोग। अब जब हम बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी का जिक्र करें तो हम फिर कार्निगल्स का जिक्र करते हैं, भगवान दास का जिक्र करते हैं, कियानी का जिक्र करते हैं। तो हम अदलिया में बड़े बड़े अच्छे जजेस मौजूद हैं। अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए 28 साल तक लोग रोल रहे हैं। इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें भी ये है कि अपनी तब उम्रें तो मेरा ख्याल है पूरी कर चुके हैं। दौलत बस एनफ इज़ एनफ। मैं समझता हूँ कि लोगों पर भी लगाना चाहिए और सिर्फ हर वक्त साजिशें बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के बड़े बड़े महलों से उठ के आके अवाम की बात करना किसी तौर पर भी जेब नहीं देता। कहते हैं कि भी इस तरह का धोखा ज़्यादा नहीं चलता। फिर मैं जाते जाते शेर कहूँगा इन लोगों के मतलब जो इस तरह अच्छे भी हैं लेकिन जो इस तरह करते हैं कि हैं कुछ वो नजर कुछ और तरह का आते हैं कि हैं कुछ हैं वाकब कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा। ये बाजीगर खुला। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल